हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2010 की बैलेंस शीट बनाएंगे और समझेंगे कि हम बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट को बनाने के लिए आपके पास एसेट्स होते हैं और फिर आपके पास लायबिलिटीज और कैपिटल होते हैं। ठीक है, एसेट को आप एक साइड पे रिकॉर्ड करते हो और आपकी लायबिलिटीज और कैपिटल जो है वो एक साइड पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, और एट दी एंड आपके एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल जो है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके का फॉर्मूला है अपना अकाउंटिंग का, जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो आपने पढ़ी थी शुरू में, क्या थी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एसेट जो है वो इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल यानी कि बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कुछ ये होता है कि आप मिस्टर मास उसका जो भी कंपनी है या जो भी बिजनेस है वो ना उसका नाम, ठीक है, फिर बैलेंस शीट की हेडिंग एंड देन जिस पीरियड के बना रहे वो पीरियड। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम जो है वो December 31, 2009 का बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एज ऑन December 31, 2009। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे करंट एसेट में आपके दो तरह के एसेट होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट, दूसरे होते हैं नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो कि आपके पास एक साल का अरसा होता है उससे कम देर तक आपके पास रहते हैं, आपकी बैलेंस शीट में रहते हैं। ठीक है, या तो फिर वो एसेट जो है वो दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं करंट एसेट्स, या तो फिर आप उनको कैश में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, और नॉन करंट एसेट आपके वो एसेट होते हैं जो कि आपके पास एक साल से ज़्यादा अरसे तक के लिए होते हैं। ठीक है, या रहते हैं आपके पास आपकी बैलेंस शीट में, जैसे मशीनरीज हो गई, आपके इक्विपमेंट हो गए, या बिल्डिंग हो गई, या लैंड हो गया है। ठीक है, तो ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं। इसी तरीके से आपके पास करंट और नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, और आपके पास कैपिटल होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे आपके पास हम जो क्या कहते हैं बैलेंस शीट में के आइटम तीन तरह के होते हैं। एसेट, जितने भी एसेट यहाँ पे होंगे वो तमाम आपके लिए जो है वो बैलेंस शीट के लिए कंसर्न, मतलब आपके कंसर्न में होंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के लिए, और जो लायबिलिटीज होती है वो, और उसके अलावा कैपिटल। ठीक है, और जो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं वो ये रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं, और उसके अलावा कोई आइटम नहीं होता। ठीक है, और जो भी रेवेन्यू और उन एक्सपेंसेस से रिलेट करता हो। ठीक है, जैसे परचेजेस हो गए, डिस्काउंट्स हो गए, रिटर्न्स हो गए। ठीक है, ऐसी चीज़ें। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मौजूद है, यहाँ पे डेबिट साइड के बैलेंसेस हैं, यहाँ पे क्रेडिट साइड के बैलेंसेस। अब ये वो बैलेंसेस होते हैं जो कि बढ़ने से या तो क्रेडिट होते हैं, और अगर बढ़ने से वो डेबिट होते हैं तो हम उसको डेबिट की साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी अकाउंटिंग टाइटल्स बढ़ने से क्रेडिट होते हैं हम उसको क्रेडिट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली ट्रायल बैलेंस है। और ये जो डेटा होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरे साल का डेटा होता है, और ये साल की जो एडजस्टिंग एंट्री का डेटा होता है वो साल के एंड का डेटा होता है, जो कि साल के एंड के वो भी आखिरी दिन का डेटा, जो कि December 31, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है December 31, 2009, यानी कि साल के बिल्कुल आखिरी दिन का डेटा ये एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, हम इसकी इनकम स्टेटमेंट ऑलरेडी बना चुके हैं, और इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट आ रहा था हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा था कितने का, 31,400 का। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ जो है बैलेंस शीट बना रही है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की वीडियो आपको मिल जाएगी, इससे पहले ही इस वीडियो के बाद होगी। ठीक है, ये तो अगर आपने देखना है इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनेगी इस क्वेश्चन की, तो आप जो है उस वीडियो को देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से यहाँ पे एसेट्स हैं। तो सबसे पहले हम अपने एसेट्स काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कैश एसेट है, करंट एसेट पहले हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में हम नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट को ढूंढेंगे। ठीक है, तो सर करंट एसेट है आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल से 20,000 का, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये ओपनिंग है। अब ओपनिंग वाली इन्वेंट्री नहीं लेते हो, क्योंकि ये इन्वेंट्री वो इन्वेंट्री होती है जो कि साल के एंड वाले दिन आपके पास नहीं होती। ठीक है, आपके पास जो इन्वेंट्री कौन सी बची हुई होती है, एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास बची हुई होती है, जो कि आपके पास एडजस्टिंग में गिवन होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 80,000 गिवन है। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि ये वो इन्वेंट्री होती है जो कि खर्च हो चुकी होती है, यानी कि जो सोल्ड आउट हो चुकी होती है। ठीक है, जो रिमेनिंग है अब वो लिखोगे जो कि आपके पास फिजिकली पड़ी हुई है। ठीक है, फिजिकली कौन सी पड़ी हुई होती है, एंडिंग पड़ी हुई होती है फिजिकली। ठीक है, फिर आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस है, दैट इज ऑल्सो योर करंट एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट, दीज आर द नॉन करंट एसेट। और फिर आपके पास इसके अलावा और कोई एसेट नहीं है। ठीक है, तो आपके पास तमाम एसेट जो है वो डेबिट साइड पे मिलेंगे, क्रेडिट साइड पे आपको कोई एसेट नहीं मिलेगा, क्योंकि एसेट बनने से डेबिट होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हमारी नॉन करंट की हेडिंग डालते हैं, और फिर हम अपने नॉन करंट के एसेट्स रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो ये नॉन करंट की हेडिंग आ गई। सबसे पहले हम अपनी कैश रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, कैश कितना है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैश है 40,000 का। ठीक है, तो कैश रिकॉर्ड कर लेते हैं 40,000 से।
ठीक है। तो ये कैश रिकॉर्ड हो गया 40,000 से। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट हम आपका अकाउंट रिसीवेबल कितने से, 20,000 से। अब हम देखेंगे कि इसके अगेंस्ट कोई बैड डेट की एंट्री तो नहीं। तो एडजस्टमेंट में अगर आप यहाँ पे देखो तो बैड डेट की एंट्री गिवन है, लिखा हुआ है बैड डेट एक्सपेंस एस्टिमेटेड ₹600। ठीक है। तो बैड डेट जो है वो ये बेसिकली डाउटफुल डेट्स होते हैं, जो कि ये मतलब बता रहे होते हैं कि आपके अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है कि 600 के अकाउंट रिसीवेबल कवर ना हो आपको। ठीक है, यानी कि 600 रुपये आपके हो सकता है डूब जाए। ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम अलाउंस ऑफ बैड डेट्स निकाल रहे होते हैं ताकि ये पैसे जो हमारे डूब जाए आगे जाके, तो आगे जाके हमें शॉक ना लगे और ये अलाउंस ऑफ बैड डेट में से कवर हो जाए। ठीक है। जैसे हम जैसे कि इसको इस तरीके से समझो कि हम जो है पैसे थोड़े थोड़े निकालते जा रहे हैं और उसको हम साइड में रखते जा रहे हैं। ठीक है, ताकि कल को हमें पता चले कि भाई अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कलेक्ट नहीं हो सकता, तो हम शॉक में ना हो जाएं और हमें पता हो कि हमने ऑलरेडी इसके अगेंस्ट एक अलाउंस निकाल चुके हैं। ठीक है, तो उस अलाउंस में से उसकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। तो जिसकी वजह से हम ये बैड डेट्स एक्सपेंस निकाल रहे होते हैं। ठीक है। और ये बैड डेट एक्सपेंस जो है वो अलाउंसेस में अक्यूमुलेट होता जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें जमा होता जाता है। उसमें क्या कहते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि ये एक वो है आपका पिगी बैंक। ठीक है, पिगी बैंक। ठीक है, पिगी बैंक क्या होता है, जिसमें आप पैसे जमा करते हो। ठीक है। तो क्या है कि वो आप जो अलाउंसेस निकाल के उस पिगी बैंक में डाल रहे हो और कह रहे हो कि ये भाई मेरा एक्सपेंस है। ठीक है। और हो सकता है कि आगे जाके आपका अकाउंट रिसीवेबल जब ये रिकवर ना हो तो आप लोग पिगी बैंक तोड़ के उसमें से वो पैसे निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से ये अलाउंसेस काम कर रहे होते हैं ताकि ये आपको एक फाइनेंशियल शॉक से आपको बचा सकें। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे बैड डेट एक्सपेंस जो है वो कितना है, 600 का, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है कि 600 के कवर ना हो। ठीक है। तो हम बैड डेट अलाउंस ऑफ बैड डेट एक्सपेंस जो है बेसिकली एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, और जबकि अलाउंस ऑफ बैड डेट जो है वो एक बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेट यानी कि उनका तमाम बैड डेट एक्सपेंस का जमा हुआ अमाउंट। ठीक है। तो तमाम बैड डेट एक्सपेंसेस का जमा किया हुआ अमाउंट को हम अलाउंस ऑफ बैड डेट एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल्स हमारे कितने हैं, हम यहाँ पे AR लिखते हैं, दैट इज अकाउंट रिसीवेबल्स, और ये कितने हैं हमारे पास 20,000 के हैं। ठीक है। और हाँ, हमारे पास जो बैड डेट एक्सपेंस है या अलाउंस ऑफ बैड डेट, यहाँ पे अलाउंस ऑफ बैड डेट डालेंगे। ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स हैं, BD लिख रहा हूँ, दैट इज बैड डेट्स, कितने के हैं, 600 रुपये के। तो 600 रुपये इसमें से माइनस हो जाएंगे और फिर हमारे पास ये अमाउंट यहाँ पे आएगी। ठीक है। तो अगर आप 20,000 में से 600 माइनस करो तो आपके पास ये बचेगा 19,400। ठीक है। तो 19,400 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपके पास कौन सा एसेट है, करंट एसेट में कौन सा एसेट शुमार है। तो आपके पास जो है वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, लेकिन ये एंडिंग वाली उठाओगे तो ये कितनी है, 80,000 की आपके पास इन्वेंट्री है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल इन्वेंट्री कितने की, 80,000 की। ठीक है। तो 80,000 की आपके पास ये इन्वेंट्री आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एसेट है। तो नेक्स्ट आपके पास है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, 6,000 का। ठीक है। अब हम देखेंगे एडजस्टमेंट में इसके रिगार्डिंग कोई एंट्री तो गिवन नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो चुका है 4,000 का। ठीक है। अब एक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी कि ये यूज्ड हो चुका है। आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस मैंने आपको बताया था ना कि साल का बिल्कुल एंड का डेटा है, तो साल के एंड में आपको पता चला कि भाई 4,000 का आपके पास इंश्योरेंस जो था वो यूज्ड हो गया, जबकि आपने जो इंश्योरेंस लिया था या एडवांस में इंश्योरेंस की पेमेंट की थी वो 6,000 की थी। ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से समझेंगे जैसे पूरे अपने इंश्योरेंस 6 महीनों का, मतलब 3 महीनों का इंश्योरेंस आपने एक साथ ही भर दिया। ठीक है। और 1 महीने का जो इंश्योरेंस था वो 2,000 है। ठीक है। तो 3 महीने का कितना हुआ, 6,000। अब क्या हुआ कि 2 महीने गुजर गए और 2 महीने के बाद आप ये बैलेंस शीट बनाने बैठे हो। ठीक है। तो आपको पता चला कि आपके पास जो पिछले प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 का था, अब वो 6,000 का नहीं, अब वो सिर्फ 2,000 का बच गया, क्योंकि 2 महीने गुजर गए। तो अब 2 महीने का जो आपने एडवांस में भरा था वो 2 महीने अब गुजर चुके हैं। ठीक है। तो वो 2 महीने गुजर चुके, तो यानी कि अब वो इंश्योरेंस आपके पास नहीं रहा, 3 महीने का इंश्योरेंस नहीं रहा, बल्कि आपके पास अब सिर्फ 1 महीने का इंश्योरेंस, यानी कि सिर्फ आपकी जो इंश्योरेंस की जो वर्थ है वो सिर्फ 2,000 की है। ठीक है। 4,000 बाकी आपका एक्सपेंस आउट हो गया। ठीक है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्सपायर्ड हो गया, इसका मतलब कि ये एक्सपेंस आउट हो चुका है 4,000 का। तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास हाथ में कितना इंश्योरेंस है, सिर्फ 1 महीने का इंश्योरेंस बचा है जो कि 2,000 है। ठीक है। तो हम वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लीज डू नॉट माइंड माई राइटिंग। ठीक है। कितने का है, 2,000 का। ठीक है। तो 2,000 यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको लिख लिया। अब इसके अलावा आपके पास कोई भी मजीद जो है आपके पास करंट एसेट नहीं है। ठीक है।
प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो गया, इन्वेंट्री भी हमने लिख ली, और अब हम चल मूव ऑन करते हैं आपके नॉन करंट एसेट्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं नॉन करंट एसेट की, CRRENT नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। ये हेडिंग आ गई आपकी नॉन करंट एसेट की, और ये है आपके पास करंट एसेट, ठीक है। नॉन करंट नहीं, करंट एसेट है, मैंने गलती से यहाँ पे नॉन लिख लिया, ये करंट एसेट है आपके, ठीक है, करंट एसेट्स, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ये रेक्टिफिकेशन कर ली, और अब हम जाएंगे नॉन करंट एसेट पे, या इसको आप फिक्स्ड एसेट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा अरसे तक के लिए आपके पास ही या आपके बिजनेस के अंदर ही होते हैं, ठीक है, या आपकी इनकम बैलेंस शीट के अंदर ही मौजूद होते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऑफिस इक्विपमेंट है, जो कि 30,000 का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है, 30,000 का है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितना डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, और तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस पे लगा है ऑन इक्विपमेंट फॉर द ईयर 3,000 से ये डेप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का भी सेम वही सीन होता है जो बैड डेट का सीन होता है, लेकिन सिर्फ बैड डेट जो है वो अकाउंट रिसीवेबल्स में से माइनस होते हैं, और डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी फिक्स्ड एसेट में से लेस होते हैं, ठीक है। ये उनकी वैल्यू घटा देते हैं, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की। और यहाँ पे भी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये बेसिकली एक इनकम स्टेटमेंट का आइटम है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है जो वो बैलेंस शीट का आइटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ठीक है, ALL का मतलब अलाउंस फॉर DB दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है, कितना 3,000। 3,000 जब 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो ये माइनस होके क्या रकम आएगी आपकी 27,000, ठीक है, 27,000। तो आपकी जो ये ऑफिस इक्विपमेंट आपकी वर्थ जो है आपको 27,000 हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि इसमें से हमने डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, ठीक। तो अब इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई भी एसेट वगैरह नहीं, तो अब हम जो है इन सबका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एसेट्स, ठीक है, इन सबका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने के लिए विल बी नीडिंग कैलकुलेटर, तो ये आ गया कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हमारे पास है 40,000, देन वी हैव 19,400, then we have 80,000 and then 2,000 and then we have 27,000 as our office equipment, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1,68,400, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी माइनर मिस्टेक हो गई, क्योंकि मेरे पास जो 5 ईयर उसमें जो प्रिंट मिस प्रिंट हो गया 5 ईयर के अंदर, ये एक्चुअली जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 3,000 ही बल्कि 5,000 है, ठीक है, इज 5,000। अच्छा, एक्चुअली बात ये है कि हमने यहाँ पे ये नहीं देखा कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था इक्विपमेंट के ऊपर, ठीक है, चूँकि 2,000 था। तो ये 2,000 ये एक्यूमुलेटेड और ये नया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दोनों आपस में प्लस होकर बनते हैं 5,000, ठीक है। तो ये 3,000 नहीं डलेगा बल्कि 5,000 आएगा। तो जब हम 30,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 25,000, ठीक है। तो ये 25,000 है, सही। तो अच्छा, ये इसका सीन क्या होता है, इसका सीन ये है कि भाई देखो, मैंने बताया था कि जैसे अलाउंस फॉर बैड डेट जो था वो जमा किया हुआ था, ठीक है। अक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा किया हुआ। तो हमारे क्या होते हैं कि जैसे लेट मी जस्ट गेट खाली पेज, तो ये आ गया खाली स्पेस, ठीक है। तो खाली स्पेस आ गई। तो देखो, जैसे एक पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है, ठीक है। तो यहाँ पहले महीने मुझे 3,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ, ठीक है। तो फिर मेरा जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो कितना का होगा, 300 का, ठीक है। फिर दूसरे महीने में भी मुझे 300 का हुआ, तो अक्यूमुलेटेड कितने का हो जाएगा, अब ये 600 रुपये का हो जाएगा। फिर तीसरे महीने भी मुझे 300 क्या हो गया, तो अक्यूमुलेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब ये 900 रुपये का, ठीक है। तो क्या हुआ कि अक्यूमुलेटेड जो है मेरे पास ऑलरेडी 600 रुपये का पड़ा हुआ था, ठीक है, और 300 का मजीद एक्सपेंस हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 900 रुपये, ठीक है। तो इसी तरीके से ही मेरे पास 2,000 का, इस सिनेरियो में 2,000 का मेरे पास ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड हुआ पड़ा हुआ था, और इस साल जो है वो 3,000 का डेप्रिसिएशन हुआ, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए, 5,000। तो 5,000 मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये कितने हो गए, 25,000, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से रिकैलकुलेट करते हैं
ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस सिली मिस्टेक, ठीक है। सो 40 प्लस 19.4, ठीक है, और प्लस 2000 प्लस 25,000 एंड द आंसर इज 86,400, ठीक है। सो 86,000 अब अच्छा, अब इसमें हम 80,000 भी ऐड करेंगे, ये यहाँ पे ये रह गया, तो इसको हम प्लस कर देते हैं 80 से, तो कितने हो गए, ये हो गया हमारे पास 1,66,400, ठीक है। तो ये आ गया 1,66,400। अब हम आ जाते हैं हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो नॉन करंट लायबिलिटीज, आई मीन करंट लायबिलिटीज कितनी है, ठीक है। तो हमारे पास अकाउंट्स पेबल है 18,000 के, नोट्स पेबल है हमारे पास 12,000 के, अर्नड रेंट है कितना का 12,000 का, ठीक है। तो ये तीनों तो हमारे पास हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई, और आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज यहाँ पे कोई भी नहीं है। और हम जो से रिकॉर्ड करते जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने से पहले हमने एडजस्टमेंट में देखना है कि इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं। तो अगर आप यहाँ पे एंड में देखें तो एंड में जो है रेंट अर्नड हो गया कितने का 8,000 का, ठीक है। जब शुरू साल का जो शुरुआती महीने थे उसमें हमारे पास अनअर्नड रेंट था। अनअर्नड रेंट जो कि एक लायबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब अनअर्नड है, आपने आपको पैसे मिल चुके हैं लेकिन आपने अभी तक उसके अगेंस्ट कोई सर्विस वगैरह नहीं दी या कोई घर वगैरह नहीं दिया, ठीक है, किराए पे अभी तक, ठीक है। तो ये अनअर्नड हो गया आपका 12,000, लेकिन साल के एंड में जो आपने ऑलरेडी दे चुके थे घर वगैरह किराए पे, ठीक है। तो वहां से आपका ये रेंट जो है वो 8,000 तक का वसूल हो चुका है, ठीक है आपको। तो ये 8,000 को हम माइनस कर देंगे, आई मीन 12,000 में से 8,000 माइनस कर देंगे, तो बाकी का जो अनअर्नड होगा वो हमारा करंट लायबिलिटी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब हम रिकॉर्ड करेंगे हमारे अनअर्नड रेंट। हमने अकाउंट पेबल और नोट्स पेबल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो हमारा जो अनअर्नड था साल के शुरुआती महीनों में वो कितना था 12,000 का था, ठीक है। अब 12,000 में से हमने 8,000 की जो रेंट है वो अर्न कर ली, ठीक है। तो ये कितना बचा 4,000। तो 4,000 का अभी भी अनअर्नड है, यानी कि अभी भी हमने वो रेंट अभी तक अर्न नहीं किया, ठीक है। हमें जो उसके अगेंस्ट पैसे मिल चुके हैं लेकिन वो हमने अभी तक अर्न नहीं किया, यानी कि वो हम उसको जो अपना रेवेन्यू कंसीडर नहीं करें जब तक ये लायबिलिटी फुलफिल ना हो जाए, ठीक है। तो ये अर्नड भी आ गया। अब इसी के साथ ही हमारे तमाम लायबिलिटीज वाला पोर्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स्ड लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे कैपिटल की साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कैपिटल। तो कैपिटल में सबसे पहले हम देखते हैं कि मास का कैपिटल कितना है। तो मास का कैपिटल कितना है 97,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 97,000। अब हम देखेंगे कोई ड्राइंग्स वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पे ड्राइंग्स जो आपको हमेशा डेबिट साइड पे मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स जो है वो काउंटर कैपिटल अकाउंट है, तो उसको ऑब्वियसली डेबिट साइड पे जब होगा तभी तो वो कैपिटल को काउंटर कर सके, क्योंकि कैपिटल जो है बढ़ने से वो क्रेडिट होता है, ठीक है। जब भी कैपिटल बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राइंग्स जो है वो डेबिट साइड पे होगी, तभी जाके वो कैपिटल में को घटा सकेगी, ठीक है। तो आपके पास जो है ड्राइंग्स हैं यहाँ पे कोई भी ड्राइंग्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ड्राइंग्स वगैरह नहीं जाएंगी। और अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो है हमने ओवरलुक्ड कर लिया, यानी हमने देखा ही नहीं कि यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी लिखा है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज बेसिकली आपकी लायबिलिटी होती है, यानी कि सैलरीज पेबल होता है, ठीक है। तो सैलरी पेबल कितना है 4,000 का, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यह गया सैलरीज पेबल, ठीक है। आपको क्वेश्चन को एक मतलब गौर से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है क्वेश्चन को काफ़ी अच्छी तरीके से देखें जब भी आप एंट्रीज वगैरह रिकॉर्ड करें, क्योंकि हो सकता है मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी आँखों की मतलब नज़र से एक दो एंट्री इस तरीके से मिस हो जाती है कि आप देखें, मतलब आपके पास जैसे मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरीज देखी नहीं, ठीक है। तो ये मतलब ये काफ़ी इस चीज़ पे काफ़ी आपको फोकस्ड रहना चाहिए कि आपने पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। तो सैलरीज पेबल अपने पास कितनी है 4,000 की, ठीक है। तो हमने इसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। कैपिटल आ गया 97,000 का। अब हम कैपिटल के अंदर एक आखिरी इंग्रेडिएंट जो होता है वो क्या होता है आपकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की सूरत में आप कैपिटल में से उसको लेस कर देते हो उस अमाउंट को, जो जितने भी अमाउंट का आपके पास लॉस आ रहा हो,
ठीक है। और नेट प्रॉफिट की सूरत में हम जब नेट प्रॉफिट को एडअप कर देते हैं हमारे कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था, यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है 31,400 रुपीज़, ठीक है। तो 31,400 रुपीज़ का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड नेट प्रॉफिट कितना है 31,400, ठीक है। अब हम इन तमाम अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे हम टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो सम किया हुआ अमाउंट हो वो बराबर आना चाहिए हमारे टोटल एसेट्स के, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन ये हमारा आंसर ये रॉन्ग कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास 18,000, देन यू हैव 12,000, देन यू हैव 4,000, देन अगेन 4,000 एंड देन 97,000 एंड देन 31,400, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 166 एंड 400, ठीक है। सेम बराबर वही रकम आ रही है जितनी एसेट की है। तो इसका मतलब कि हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है, ठीक है। बीच में मानता हूँ कि हमने कुछ बंड वगैरह मार लिए थे, बट एट दी एंड जो है ये सही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,66,400 रुपीज़, 1,66,400। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो यू कैन जस्ट go into the comment section and you can write your queries and I will be responding to you shortly, ठीक है। और okay, this is it. Thank you very much for watching this video.